फ्रेंड्स, साल था 1975 जब इंदिरा गांधी देश भर में इमरजेंसी डिक्लेयर कर देती है। अगले 2 सालों तक लोगों के फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड कर दिए जाते हैं। ढेरों ओपोजिशन लीडर्स को जेल डाल दिया जाता है। इतिहास के इस पार्ट्स को इंडियन डेमोक्रेसी का एक काला धब्बा समझा जाता है। लेकिन एग्जैक्टली क्या रीजन था इमरजेंसी को डिक्लेयर करने के पीछे, ये क्यों किया गया और आखिर इससे इतना खौफनाक क्यों माना जाता है? आज के इस हिस्ट्री के वीडियो में हम इस इवेंट को गहराई से जानने की कोशिश करेंगे। आपको ये जान के हैरानी होगी दोस्तों कि साल 1975 पहली बार नहीं था जब देश में इमरजेंसी डिक्लेयर की गई थी। इससे पहले 1962 में इंडो चाइना वार के टाइम और 1971 में इंडिया पाकिस्तान वॉर के टाइम भी इमरजेंसी पूरे देश भर में डिक्लेयर की गई थी। लेकिन 1975 की इमरजेंसी इन दोनों इमरजेंसियों से अलग थी, क्योंकि अब की बार किसी वार या किसी अन्य रीजन की वजह से इमरजेंसी नहीं डिक्लेयर की गई थी, बल्कि अब की बार सेवरल ऑफ इवेंट्स थे जिसका आउटकम 1975 की इमरजेंसी के रूप में सामने आया। तो ये सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स 1969 में शुरू होते हैं जब कांग्रेस पार्टी पावर में थी और फोर्थ 5 ईयर प्लान इंप्लीमेंट किया जा रहा था देश भर में। 1969 में पार्टी डिसाइड करती है कि 14 प्राइवेट बैंकों को नेशनलाइज किया जाएगा। इसका मतलब सरकार उन प्राइवेट बैंकों की ओनरशिप ले लेगी उन प्राइवेट कंपनियों से। इमेजिन कीजिए कि आप किसी कंपनी के मालिक या फिर आपने किसी कंपनी से शेयर्स खरीदे हुए हैं और कल को सरकार कहती है कि आपकी ये कंपनी सरकार के हाथों में चली गई है, तो फिर गए आपके सारे पैसे। तो ऑब्वियसली आप इन डिसीजन से खुश नहीं होंगे। तो बहुत सारे बिजनेसमैन लाइक जे.आर.डी. टाटा, इन्वेस्टर्स, शेयर होल्डर्स नेशनलाइजेशन के इस डिसीजन को अपोज करते हैं। 18 जुलाई 1969 को सरकार के द्वारा एक डिसीजन लिया जाता है कि इसे ऑर्डिनेंस के थ्रू पास किया जाएगा। लेकिन सरकार जल्दी ही रियलाइज करती है कि 21 जुलाई को पार्लियामेंट के सेशन शुरू होने वाले हैं और 20 जुलाई को ही प्रेसिडेंट अपना ऑफिस छोड़ने वाले हैं। तो इस ऑर्डिनेंस को बड़े ही जल्दी में बनाया जाता है और ऑलमोस्ट ओवरनाइट ही प्रेसिडेंट के सिग्नेचर भी करवा लिए जाते हैं, वो भी पार्लियामेंट सेशन के शुरू होने से पहले। तो आप क्लियरली देख ही सकते हैं कि इंदिरा गांधी कितना इंपॉर्टेंट समझती थी इन पॉलिसीज को देश के लिए। इंदिरा गांधी की तरफ से जस्टिफिकेशन ये था कि जब इन 14 प्राइवेट बैंकों को नेशनलाइज किया जाएगा तो हम अपनी सर्विसेज देश के गरीब से गरीब लोगों तक पहुंचा सकेंगे, जो कि एक फॉर प्रॉफिट कंपनी शायद कभी ना कर पाए, क्योंकि वो अपने प्रॉफिट के बारे में सबसे पहले सोचती है। बेसिकली ये तो सोशलिज्म वर्सेस कैपिटलिज्म वाली बात है, जिसके अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि बैंक्स के शेयर होल्डर्स सरकार के इस डिसीजन से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। तो उस समय एक बैंक था सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, उसके एक शेयर होल्डर आर.सी. कूपर नाम से सरकार के इस डिसीजन को लेके सुप्रीम कोर्ट में चले जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट में उन्हें एक थोड़ी जीत भी मिलती है। कोर्ट डिक्लेयर करती है कि सरकार ने ये जो लॉ बनाया है वो डिस्क्रिमिनेट करता है 14 प्राइवेट बैंकों को जिन्हें नेशनलाइज किया जा रहा है। ये शेयर होल्डर के साथ काफी अनफेयर है, अतः कोर्ट सरकार के इस डिसीजन को रिजेक्ट कर देती है। इसके कुछ सालों के बाद ही एक सिमिलर सा केस सामने आता है सुप्रीम कोर्ट और इंदिरा गांधी के बीच प्रीवी पर्स को लेके। प्रीवी पर्स बेसिकली एक पेमेंट सिस्टम होता था जो कि उस समय में इंडिया के रॉयल फैमिलीज को मिलती थी। यह पेमेंट सिस्टम उस समय शुरू किया गया जब पूरे देश को यूनाइट करके 1947 में भारत बनाया जा रहा था और उस समय रॉयल फैमिलीज और इंडियन गवर्नमेंट के बीच एक ट्रीटी हुई जिसके तहत ये पेमेंट सिस्टम दी जा रही थी। लेकिन इंदिरा गांधी को ये पेमेंट सिस्टम पसंद नहीं आया, इसलिए उन्होंने एक बिल पास किया इस प्रीवी पर्स को एबॉलिश करने का। लेकिन ये जो बिल है वो राज्यसभा में पास नहीं हो सका, इसलिए गवर्नमेंट को एक नई टेक्निक अपनानी पड़ी। उन्होंने घोषणा की कि अब इन प्रिंसली स्टेट्स को वो मान्यता नहीं दी जाएगी, मतलब देश में अब रॉयल फैमिलीज नहीं होने वाली है।
तो इस प्रीवी पर्स की अब कोई आवश्यकता नहीं है। एक बार फिर मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचता है। सुप्रीम कोर्ट इस प्रोक्लेमेशन को इनवैलिड डिक्लेयर कर देती है। अब आप आगे गेस कर ही सकते हैं कि क्या हुआ होगा। एक नया अमेंडमेंट लाया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन में सरकार के द्वारा इस प्रीवी पर्स को रॉयल फैमिली से खत्म करने के लिए, और इस तरह एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को रिवर्स कर दिया जाता है। इस घटना को लेके एक इंटरेस्टिंग फैक्ट जो कि 1971 में घटित हुआ, क्योंकि रॉयल फैमिलीज भी इस डिसीजन को लेके खुश नहीं थी, तो उन्होंने प्रोटेस्ट करने की सोची, वो भी चुनाव को लड़के। उस समय पटौदी के नवाब थे मंसूर अली खान, जो कि फादर थे एक्टर सैफ अली खान के, जो कि गुड़गांव से चुनाव लड़े, लेकिन उन्हें इवन 5% वोट भी नहीं मिल पाए। लेकिन दूसरी तरफ एक और रॉयल फैमिली जिसमें विजय राजे सिंधिया और उनके सन माधवराव सिंधिया ने भी चुनाव लड़ा, और वे 1971 के चुनाव जीते भी। और आज भी हम क्लियरली देख ही सकते हैं कि सिंधिया फैमिली पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व है। ये कुछ कारण थे जिन्होंने इमरजेंसी के डिसीजन को इन्फ्लुएंस्ड किया। अब साल 1971 आता है, जब इंदिरा गांधी एक बार फिर से इलेक्शन जीत जाती है, और इस बार वो बहुत एक डोमिनेंट पीएम के रूप में सामने आती है, और उनके अंडर हमें सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर देखने को मिलता है। और कहा जाता है कि उस समय चीफ मिनिस्टर्स और कैबिनेट मिनिस्टर्स को इस आधार पे सिलेक्ट किया जाता था कि उनके कौन ज्यादा नजदीक है। 1971 वो साल भी था दोस्तों जब इंडिया पाकिस्तान के बीच वॉर हुई, और इसका एक भयानक इम्पैक्ट भी देखने को मिला। इन्फ्लेशन बढ़ी, और जो एसेंशियल कमोडिटीज थी उनके प्राइसेस भी काफी तेजी से बढ़े। एट द सेम टाइम कांग्रेस पार्टी भी अब इतनी पावरफुल हो चुकी थी कि उसमें करप्शन देखने को मिल रहा था। इसके बारे में इंदिरा गांधी के चीफ सेक्रेटरी ने खुद पॉइंट आउट किया था। स्टेट गवर्नमेंट में तो और भी ज्यादा बुरे हाल थे करप्शन के। 1974 में जब गुजरात के सीएम चिमन भाई पटेल थे, उसमें उनका एक घोटाला सामने आया, जिस कारण लोग उन्हें चिमन चोर कह के बुलाने लगे गुजरात में। सड़कों पर आकर नागरिकों ने प्रोटेस्ट किया, स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया, सड़कों पर बसों को जलाया गया, दुकानों को लूटा गया और पुलिस पर हमला किया गया। इस मूवमेंट को नवनिर्माण मूवमेंट के रूप में जाना जाता है। उस समय गुजरात की जनता की स्ट्रॉन्ग डिमांड थी कि स्टेट गवर्नमेंट को डिसॉल्व कर दिया जाए, क्योंकि इंदिरा गांधी के पास कोई और ऑप्शन नहीं था। तो हुआ भी ऐसे, स्टेट गवर्नमेंट को डिसॉल्व कर दिया गया। लेकिन ये तो केवल शुरुआत भर थी। इससे एक साल पहले 1973 में ऑयल क्राइसिस देखने को मिलता है, जिसकी वजह से 1973 में क्रूड ऑयल की जो दाम है वो 300% तक बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से एक बार फिर आम आदमी की जेब पे असर पड़ता है और प्राइस राइज और भयंकर इन्फ्लेशन देखने को मिलता है। सेम ईयर गुजरात की तरह बिहार में भी एक मूवमेंट की शुरुआत होती है स्टूडेंट्स के द्वारा, जिसे लीड किया जा रहा था जेपी नारायण के द्वारा, जो कि नॉन वॉयलेंट प्रोटेस्ट था कांग्रेस के करप्शन के अगेंस्ट, जिसमें भी सेम मांग की जा रही थी कि बिहार की स्टेट गवर्नमेंट को भी डिसॉल्व कर दिया जाए। एक दूसरे लीडर जॉर्ज फडणवीस, उन्होंने भी 3 दिन लंबी रेलवे की स्ट्राइक की, ताकि रेलवे की वर्कर्स को उस समय बेटर सैलरी और बेटर वर्किंग कंडीशन ऑफर हो सके। इस स्ट्राइक के अंदर उस समय लगभग 1.7 मिलियन से भी ज्यादा लोगों ने पार्टिसिपेट किया। इस कारण ये उस समय की सबसे बड़ी रेलवे स्ट्राइक के रूप में सामने आई। पूरा राशन पूरा काम, नहीं तो होगा चक्का जाम। जनता का दिल बोल रहा है, इंदिरा का सिंहासन डोल रहा है। ये कुछ स्लोगन्स थे जो उस टाइम प्रोटेस्ट के दौरान लगाए गए थे। एक साल बीत गया, लेकिन इंदिरा गांधी नरम नहीं पड़ी। उन्होंने बिहार में ऐसा कुछ नहीं किया जैसा कि उन्होंने गुजरात में किया था, बल्कि उन्होंने तो यह बोल दिया कि ये जो मूवमेंट्स हैं ये डेमोक्रेसी को खत्म करना चाह रहे हैं, और उन्हें फॉरेन फंडेड एंटी नेशनल मूवमेंट्स बोल दिया। लेकिन प्रोटेस्ट कंटिन्यू रहा, तो कांस्टेंट स्ट्राइक, भयंकर इन्फ्लेशन, प्राइस राइज, जबरदस्त प्रोटेस्ट और करप्शन के एलिगेशन। तो आप सोच ही सकते हो कि 1975 में देश के क्या हालत रहे होंगे। मानो कि इतना सब काफी नहीं था कि मार्च 1975 में
इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से भी इंदिरा गांधी को एक झटका दिया जाता है। असल में बात यह थी कि पिछले 2 सालों से इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक केस चल रहा था जो कि फाइल किया था एक सोशलिस्ट इलेक्शन कैंडिडेट राज नारायण के द्वारा, जो कि सेम सीट रायबरेली से उत्तर प्रदेश में इंदिरा गांधी के खिलाफ खड़े हुए थे 1971 में। इसके साथ साथ राज नारायण एक फ्रीडम फाइटर भी थे और वे और भी ज्यादा पॉपुलर हुए इंदिरा गांधी के खिलाफ इस केस के चलते। राज नारायण ने इंदिरा गांधी पे सीधे सीधे आरोप लगाया कि आपने अनफेयर तरीके से चुनाव को जीता है, बैलेट पेपर को मैनिपुलेट किया गया है। इसके साथ 14 क्राइम केस किए गए इंदिरा गांधी के खिलाफ। लेकिन आप ये जान के हैरान हो जाओगे कि इनमें से केवल 2 ही केसों में इन्हें दोषी ठहराया गया था। इनमें से पहला केस था उत्तर प्रदेश सरकार के साथ मिलके भाषण देने के लिए एक बड़ा सा स्टेज बनवाना, और सेकंड था इलेक्शन एजेंट यशपाल कपूर, जो कि एट द टाइम ऑफ इलेक्शन गवर्नमेंट सर्विस पे था, जो कि गलत था। सिर्फ इन 2 रीजन की वजह से इंदिरा गांधी की लोकसभा सीट को अमान्य डिक्लेयर कर दिया और इंदिरा गांधी को अपनी लोकसभा सीट गंवानी पड़ी। उस वक्त अखबारों में ये छपा कि प्राइम मिनिस्टर को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी, वो भी एक ट्रैफिक टिकट वायलेशन की वजह से। बेसिकली बताना वो ये चाह रहे थे कि उनका गुनाह काफी छोटा था और इसका जो इम्पैक्ट था वो काफी बड़ा देखने को आ रहा था। तो चूंकि ये जो डिसीजन है वो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनाया था, इसलिए इस जजमेंट को रिवर्स करने के लिए वो अपनी अपील लेके सुप्रीम कोर्ट में जाती है। ओपोजिशन ने इस मौके का भरपूर फायदा उठाया और वे सड़कों पे उतर आए और मांग करने लगे कि करप्ट प्राइम मिनिस्टर को अपनी सीट से रिजाइन कर देना चाहिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो डिसीजन था वो 12 जून 1975 को आया और 24 जून 1975 को जो भी कुछ हुआ वो किसी फिल्मी ड्रामे से कम नहीं था, क्योंकि दोस्तों इसी दिन सुप्रीम कोर्ट में इंदिरा गांधी की अपील को सुना गया था और जजेस ने कहा कि आपके सारे प्रिविलेजेस छीने जा सकते हैं, आपको वोट नहीं देने दिया जाएगा। इसके अलावा आप अगले 6 सालों तक इलेक्शन में भी खड़ी नहीं हो पाएंगी, लेकिन आप अगली हेयरिंग तक प्राइम मिनिस्टर जरूर बन के रह सकती हैं। कोर्ट के कहने के बाद सड़कों पे हल्ला मच गया। ओपोजिशन की तरफ से किए जाने वाले प्रोटेस्ट और भी ज्यादा इंटेंस हो गए। कुछ कांग्रेस के लीडर्स भी सड़कों पे उतरे इंदिरा गांधी के फेवर में प्रोटेस्ट करने। इंदिरा गांधी के अगेंस्ट जो प्रोटेस्ट हो रहे थे उनमें से एक रैली जेपी नारायण की भी थी। उन्होंने स्टूडेंट से कहा कि वो प्रोटेस्ट करे, जनता से कहा कि वो पुलिस की मानना बंद करे, पुलिस से, आर्म फोर्सेस से और इंडियन आर्मी से कहा कि आप सरकार की मानना बंद करें। ये एक तरीके का सिविल डिसओबीडियंस है। क्या इसे सुन के आपके माइंड में कोई और वर्ड आता है? इंटरनल डिस्टरबेंस। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 352 देखेंगे तो उसमें दिया हुआ है कि देश में आपातकाल 3 कारणों से ही लग सकता है। फर्स्ट है यदि देश किसी अन्य देश के साथ जंग पे जाता है। सेकंड है एक्सटर्नल एग्रेशन, यानी देश इंडिया पे किसी अन्य देश ने हमला कर दिया हो। थर्ड है रिबेलियन, यानी देश में किसी कारण से रिबेलियन पैदा हो गया हो। 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी अपने कुछ मिनिस्टर्स के साथ बैठक करती है और उनके एडवाइस पे एक वेटन नोट उस समय के प्रेसिडेंट फखरुद्दीन अली अहमद के पास भेजा जाता है और रिक्वेस्ट की जाती है कि इंटरनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दे। और होता भी यही है। कुछ घंटों के भीतर बहुत सारे जो ओपोजिशन के लीडर्स थे, इंक्लूडिंग मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, लाल कृष्ण आडवाणी, उन सभी को जेल में बंद कर दिया जाता है। सरकार पावर सप्लाई को बंद कर देती है न्यूज़पेपर ऑफिसेस की दिल्ली में, ताकि उस रात कोई भी न्यूज़पेपर प्रिंट ना हो सके। और अगले ही दिन इंदिरा गांधी रेडियो पर अनाउंसमेंट करती है, बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं। तो एक्चुअली रूट कॉजेस तो कई सारे हैं, लेकिन उनमें से एक तो हाईकोर्ट की जजमेंट जो कि इंदिरा गांधी की सीट को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देती है, और सेकंड है जेपी नारायण के नारे
जो कि ट्रिगर पॉइंट बनते हैं इंदिरा गांधी के लिए इमरजेंसी को डिक्लेयर करने के पीछे। अगले 2 सालों तक जो भी कुछ हुआ वो अपने आप में ऐतिहासिक है। इस कारण इसे डार्केस्ट पीरियड ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी के नाम से भी जाना जाता है। इस समय लोगों के फंडामेंटल राइट्स छीन लिए गए थे और लगभग 1 लाख से भी ज्यादा इनोसेंट लोगों को जेल में डाल दिया जाता है। कई सारे ओपोजिशन लीडर्स और एक्टिविस्ट इस समय अंडरग्राउंड चले जाते हैं, इलेक्शंस डिले हो जाती है। आरएसएस और जमाते इस्लाम जैसी कई ऑर्गेनाइजेशंस इस समय बैन कर दी जाती है। कई कम्युनिस्ट लीडर्स को भी अरेस्ट कर लिया जाता है। इनफैक्ट जो कांग्रेस पार्टी के भी जो लीडर्स थे जो कि इमरजेंसी के अपोज कर रहे थे, उन्हें भी पार्टी पद से रिजाइन करवा के जेल में डाल दिया जाता है। एक और भयानक चीज देखने को मिलती है इसमें, मास स्टरलाइजेशन, नसबंदी, जो कि इनिशिएट की जाती है इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी के द्वारा पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए। कुछ एक आदमियों की तो काफी ही एक अनसेफ तरीके से स्टरलाइज किया जाता है। 21 मार्च 1977 को फाइनली इमरजेंसी को कॉल ऑफ कर दिया जाता है और इलेक्शन होते हैं देश भर में। इस बार संजय गांधी और इंदिरा गांधी पूरी तरीके से इलेक्शन हार जाते हैं और देश में पहली बार जनता पार्टी पावर में आती है। ये पहली बार था कि जब कोई दूसरी पार्टी पावर में आई है कांग्रेस के अलावा। हालांकि ये बात अलग है कि ज्यादा दिन जनता पार्टी टिक नहीं पाती और 1980 में फिर से इलेक्शन होते हैं और एक बार फिर इंदिरा गांधी पावर में आ जाती है। लेकिन इस बार फर्क ये होता है कि इनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज काफी बदल जाती है। ये पहले से कुछ सीख लेती है और अब की बार पहले से ज्यादा कैपिटलिस्ट ओरिएंटेड बन जाती है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।